हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यूनिट थर्ड डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर यूनिट थर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया है। पहला क्वेश्चन है फेडरल कोड, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो है प्रीवी काउंसिल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फेडरल कोड। फेडरल कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसी से फेडरल कोड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, ठीक है। तो इन शॉर्ट में समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसमें 321 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स एंड 10 शेड्यूल्स हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये एक्ट कितना लेंदी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़, जब फेडरल कोड स्टार्ट हो रहा है तो आप जानो कि ये फेडरल क्या है, फेडरलिज्म क्या है। तो फेडरलिज्म में मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पर प्रोविंसेस होती थे, ठीक है, जैसे आज हमारे यहाँ स्टेट होता है। तो जो प्रोविंसेस होता है, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पे होते थे, वो इस फेडरेशन में एज अ यूनिट वर्क करते थे, ठीक है। जब एज अ यूनिट वर्क करते हैं तो वही होता है फेडरलिज्म, फेडरल, ठीक है, फेडरल सिस्टम। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसमें 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस थे, 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे एंड प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। तो जो गवर्नर प्रोविंसेस हैं और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, उनका इस ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल होना कंपलसरी था, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम ये देखेंगे कि उसी टाइम पर जो है वो फेडरल कोड इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये फेडरल कोड क्या है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें मेन दो चीज़ हम देखेंगे, एक कंपोजिशन, दूसरा ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो कंपोजिशन इसमें मैं डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं ये बता दूं कि फेडरल कोड जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो अक्टूबर 1 1937 को, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 321 सेक्शंस हैं, तो किस सेक्शन में जो है वो फेडरल कोड इंट्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है सेक्शन 202 231 जो सेक्शन है उसमें जो है फेडरल कोड के बारे में डिस्कस किया गया है, और पार्ट क्या है 9, ठीक है। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 जो एक्ट है उसमें 200 से 231 सेक्शन तक फेडरल कोड के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कंपोजिशन, कि इस एक्ट, ये जो फेडरल कोड है उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो कंपोजिशन में देखिए 1 चीफ जस्टिस एंड 6 अदर जजेस होंगे, ठीक है। तो ये जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ये हो गया आपका कंपोजिशन, 1 चीफ जस्टिस एंड सेकंड अदर 6 जजेस, तो ये हो गया। और इसके बाद देखना है क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपको ऐसे ही आंसर भी फ्रेम करना है। तो क्वालिफिकेशन में हम देखेंगे कि जो चीफ जस्टिस हैं उनका एज अ बैरिस्टर, एज अ एडवोकेट, एज अ प्लीडर 15 ईयर्स जो है वो का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चीफ जस्टिस हो सकता है। सेकेंड देखिए अदर 6 जजेस, जो ये 6 जजेस हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो उनकी क्वालिफिकेशन में देखिए कि जो जज है वो हाई कोर्ट में एज अ जज जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने 5 ईयर का, ठीक है। उसके बाद उनको और क्या होना चाहिए, एडवोकेट, प्लीडर, ठीक है, इन सब का जो है बैरिस्टर 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन था और कंपोजिशन था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि ज्यूरिडिक्शन, कि इस फेडरल कोड का ज्यूरिडिक्शन क्या था। ज्यूरिडिक्शन में देखिए 3 मेन ज्यूरिडिक्शन है, एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, दूसरा एपिलेट ज्यूरिडिक्शन एंड थर्ड जो है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो ये 3 इनके मेन ज्यूरिडिक्शन है। अब बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की, कि ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है। ओरिजिनल का मतलब ये है कि जो फेडरल कोड आया था या उसका जो ओरिजिन है या उसका मेन वर्क क्या है। तो मेन वर्क क्या था ओरिजिनल इसका फेडरल कोड का, वो था फेडरेशन एंड यूनिट्स के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करना, ठीक है। जो फेडरेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, उस फेडरेशन और यूनिट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो फेडरल कोड सॉल्व करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, लॉ के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई केस है तो वो भी फेडरल कोड के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में मेन क्या है, फेडरेशन एंड यूनिट्स के बीच में हो रहे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, ठीक है।
और नेक्स्ट देखिए एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। ये एपिलेट ज्यूरिडिक्शन क्या है? एपिलेट ज्यूरिडिक्शन में ये है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का अपीलीय कोर्ट कौन है? फेडरल कोर्ट, जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। हाई कोर्ट से अपील कहाँ जाएगी? फेडरल कोर्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद फेडरल कोर्ट से कहाँ जाएगी? प्रीवी काउंसिल में। लेकिन इसके दो कंडीशन हैं, एक विदाउट लीव, ठीक है, और विदाउट लीव का मतलब क्या है कि विदाउट सर्टिफिकेट, कि आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपील कर सकते हो कहाँ? फेडरल कोर्ट में। और एक ऐसा है कि आपको सर्टिफिकेट, आपको परमिशन लेना कंपलसरी है, तभी आप जा सकते हो फेडरल कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट में देखिए, यहाँ पे मैंने बताया विदाउट लीव और जो है विथ लीव, ठीक है। तो जो ये विथ लीव है उसमें क्या है कि कोई भी केस जो है वो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अगर इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है तो वो उसके लिए लीव लेना जो है, सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। लेकिन एक यहाँ पे देखिए कि अगर जिस कोई भी केस है उसका सब्जेक्ट मैटर, उसकी वैल्यू जो है 50,000 से ज़्यादा है, अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो विदाउट सर्टिफिकेट जो है वो अपील कर सकता है कहाँ? फेडरल कोर्ट में। आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट से प्रीवी काउंसिल। हाई कोर्ट का अपीलीय कोर्ट कौन है? फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट में दो तरीके से अपील होगी, एक विथ लीव, एक विदाउट लीव, ठीक है। और विथ लीव में क्या है? कोई भी केस इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है तो उसके लिए लीव की ज़रूरत है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। और अगर 50,000 से ज़्यादा का अगर कोई केस है तो उसमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आते हैं फेडरल कोर्ट में कि अब फेडरल कोर्ट से केस कैसे प्रीवी काउंसिल में जाएगा, ठीक है। तो वहाँ भी दो कंडीशन है, ठीक है। दो कंडीशन क्या है? एक विथ लीव, एक विदाउट लीव। तो ये जो विदाउट लीव की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान देना है कि फेडरल कोर्ट से विदाउट लीव या विदाउट सर्टिफिकेट, विदाउट परमिशन आप कह सकते हो, अगर कोई केस प्रीवी काउंसिल में जा रहा है तो वहाँ पर जो केस का नेचर होना चाहिए वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से अगर रिलेटेड कोई केस है तो उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जो है वो प्रीवी काउंसिल जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा, ओरिजिनल के अलावा अगर कोई केस है तो उसके लिए सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। तो ये एपिलेट ज्यूरिडिक्शन था फेडरल कोर्ट का, जो मैंने यहाँ बता दिया। ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट, फिर फेडरल कोर्ट, फिर फेडरल कोर्ट से प्रीवी काउंसिल, ठीक है। कंडीशन क्या है? दो दो कंडीशन है दोनों में। नेक्स्ट आएंगे एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, कि इसका जो लास्ट ज्यूरिडिक्शन है वो क्या है? एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एडवाइस देने से रिलेटेड फेडरल कोर्ट के पास क्या ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है। तो पहली चीज़ कि जो गवर्नर जनरल है, आपको पता है कि गवर्नर जनरल उस टाइम पे हेड होता था, ठीक है। अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, अगर किसी लीगल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई एडवाइस लेना है तो उसके लिए वो उसको क्या करना होगा? वो फेडरल कोर्ट से एडवाइस लेगा, ठीक है। अगर कोई केस ऐसा है जो उसमें इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, उसमें अगर एडवाइस की ज़रूरत है तो उसमें फेडरल कोर्ट जो है वो एडवाइस देगा। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जो फेडरल कोर्ट है उसका एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन तो है, और गवर्नर जनरल जो है आपको मैंने अभी बताया कि वो हेड है, ठीक है, हेड भी है, और वो उस टाइम पे सबसे सीनियर है, वो एडवाइस लेगा फेडरल कोर्ट से, और फेडरल कोर्ट उसको एडवाइस देगा भी, लेकिन उसके लिए बाउंड नहीं है। गवर्नर जनरल जो है वो बाउंड नहीं है कि उस एडवाइस को वो माने ही। तो ये था फेडरल कोर्ट, ठीक है। इसमें यही दो क्वेश्चन पूछता है, 2 पॉइंट, कि कंपोजिशन बताइए और ज्यूरिडिक्शन बताइए, ठीक है। तो ये कंपोजिशन था, और नेक्स्ट मैंने आपको ज्यूरिडिक्शन बताया जिसमें 3 है, ओरिजिनल, एपिलेट एंड एडवाइजरी।